नजर आता है। HUL से क्या उम्मीदें हैं? दीवान साहब बताइए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे? सो हेमंत, एज ए डिस्क्लोजर, मेरा इस नाम में एक्सपोजर पर्सनल लेवल पे भी है और ऑफ कोर्स क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये देखने की रहेगी कि जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो जैसे सुमित ने समझाया ब्रेकअप है अर्बन और रूरल साइड में, उसमें इनको पिछली बार थोड़ा सा सप्लाई साइड डिसरप्शन भी हुआ था क्योंकि इनकी पैकेजिंग वेंडर्स जो सारे रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं वो अलग अलग जगह से, और ये इसको बहुत बड़ी तादाद में इनके प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता रखते हैं, इतने सारे यूनिट्स जो हैं जिनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो पिछली तिमाही में लॉजिस्टिक्स अनलॉक खुलने के बाद धीरे धीरे करके सेट हो रहा था, तब था तो बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं आई थी, तरंग दिखी नहीं हमको, एक चमक नहीं दिखी। अब हो सकता है नॉर्मलाइजेशन जिस टाइप का हो रहा है, और HUL जैसे जो कंपनीज हैं जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में अपनी फोकस ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जैसे टाटा कंज्यूमर ने भी बढ़ाई थी, वो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव आएगी आगे चल के। तो उसका अगर उसकी झलक आपको इस तिमाही में दिखी तो देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट। और आई थिंक इन वैल्यूएशन पे जैसे जैसे हम 12,430 की तरफ कूच कर रहे हैं, आपकी आज ट्रेंड बैंक निफ्टी की है, मैं समझता हूं कुछ समय बाद ये निफ्टी की भी बन जाएगी। तो जब वो होगा तो आप देखिए FMCG इज द स्पेस टू हाइड, जिसमें कहते हैं वैल्यूएशन की कंफर्ट नहीं भी होते हुए महंगे लगते हैं, फिर भी आपको वहां पे एक सेफ्टी लगेगी। तो ये नेस्ले, HUL, ये सारे जितने भी अच्छे नाम है, ब्रिटानिया, ये सारे ऐसे इस टाइप के रिजल्ट दिखाएंगे तो लोग इसमें वापस अपना एलोकेशन बढ़ाने की, खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो चेष्टा जरूर करेंगे। काफी बुलिश रहते हैं HDFC बैंक पर, बताइए आपका अगला टारगेट क्या है और आपने कैसे रीड किया इन स्टेटमेंट्स को? आई थिंक हेमंत, देखिए जब भी कोई इस टाइप का क्राइसिस आता है तो आप ये देखिए कि इस क्राइसिस के बाद जो एंटिटीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको झेल सकती हैं, जूझ सकती हैं इसके साथ, वो और भी स्ट्रांग इमर्ज होती हैं। और ये चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से HDFC बैंक दिखा रहा है, दर्शा रहा है। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट डज नॉट ब्रेक यू मेक्स यू। तो वो चीज इसलिए है कि HDFC बैंक ने हर चीज पहले की, चाहे वो फंड रेजिंग हो, NPA रिकग्निशन हो, मॉरेटोरियम के तरफ जो प्रोविजनिंग थी वो हो, तो वो सारे कदम जो लिए वो आज एक बॉडी लैंग्वेज इनकी इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए लग रही है। और इनकी इस बार की जो फेस्टिव सीजन की जो बुकलेट है, जो ऑफर बुकलेट है, वो अगर आप देखें तो इतनी बड़ी है। और मैं देख रहा था कि उसमें कोई चीज नहीं, ऐसा कोई प्रोडक्ट या कोई सेगमेंट नहीं रहा जो इससे परे हो। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फ्रेंचाइज। और अभी जो 1200 के आसपास आपको जो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं 1450, 1550 की जोन में जाके एक बार कंसोलिडेट होगा, और उसके बाद आप देखेंगे तो इसके मल्टी ईयर ग्रोथ जो है वो कायम बनी हुई रहेगी। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे मुझे नहीं लगता इसमें कोई रुकावट आएगी। अगर बैंक निफ्टी को हम 25,000 और 25,000 के ऊपर लांघने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, HDFC बैंक चले बिना बैंक निफ्टी कैसे चल सकता है? तो ये वैसा है कि रिलायंस के चाल के बिना निफ्टी कैसे चल सकता है? तो उस लिहाज से ये HDFC बैंक में 1450 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे आपको शायद ये अगले 15-20 दिन में भी दिखने मिल सकता है, एंड वो सब मुमकिन है। इन्वेस्टर्स नहीं आते, इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स ने इस पे पैसा कमाया है। इसकी पारी की शुरुआत हुई थी, आप ये समझ लीजिए कि जुलाई 2016 में। लिस्टिंग का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 624 रुपए और 3500 रुपए का इस दौर का हाई था। प्रकाश जी, आपकी राय क्या होगी? 3036 का प्राइस है। इन अर्निंग्स के बाद मेरे ख्याल से जो आशीष ने बात कही, हाईलाइट की, वो है डील विंस, वो थोड़ी स्लो रही हैं। आपकी अप्रोच 3000 के प्राइस पे, इट्स अ बाय अगेन या फिर अवॉइड है? वीरेंद्र, ये आपने सिर्फ इसकी लिस्टिंग की बात की है, तो एक और एनेक्डोटल डेटा इस पे जोड़ना चाहूंगा कि ये और डीमार्ट मोरलेस एक साथ ही आए थे, और आश्चर्य की बात है कि प्राइस भी, ऑफर प्राइस भी मोरलेस सेम था। और आप परफॉर्मेंस देखिए, डीमार्ट का तो हम लोग इतने गुण गाते हैं और सब कुछ होता है, जबकि इस कंपनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली नहीं, और ये जिसको कहते हैं ना, एक अंडरडॉग रहा IT के क्षेत्र में, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस अब जाके दिखी है लोगों को, अब समझ आई है, इट्स बीन अ ग्रेट वेल्थ क्रिएटर। अब जो आंकड़ों को अगर एनालाइज करें तो उसमें जो डील विन्स इनके कम दिखे हैं थोड़े से, वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इस कंपनी ने अपने कॉस्ट कंट्रोल पे ज्यादा फोकस किया है, और जो बढ़ावा आपने जो इसमें जो मार्जिन्स में देखा है वो उस वजह से ही आया है कि उन्होंने अपनी कॉस्ट बहुत अच्छी तरह मैनेज किया और एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाए।
अब इस बलबूते इस सेटअप के साथ अगर ये नए डील्स के लिए बिड करते हैं और आगे चल के बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आई एम श्योर दे विल कैच अप। सो जो ऑर्डर बुक है उसको आप ये टेम्पररी सेटबैक के हिसाब से ना देखें, बट इट इज अ स्ट्रैटेजी दैट दे हैव चेंज। मतलब स्ट्रैटेजी कॉस्ट कंट्रोल की रही है, मार्जिन इंप्रूवमेंट की रही है, अब टॉप लाइन ग्रोथ की रहेगी। तो आई थिंक ये डेफिनेटली बढ़त हासिल करेगा। बट सारे ही आईटी स्टॉक्स में आपको याद करा दूं कि कहीं ना कहीं जब करेक्शन आएगा तो आपको ऐड करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और आईटी में करेक्शन इसलिए भी आ सकता है कि कहीं यूएस में कुछ गड़बड़ हुई या कुछ हड़बड़ाहट में कुछ मार्केट सेल ऑफ आया तो आपको आईटी पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा कैस्केड होते हुए, क्योंकि वहां पे टेक कंपनीज इतनी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है कि गिरावट वहां से शुरू होगी और हमारे यहाँ भी दिखेगी थोड़ी बहुत। तो लेने लायक जरूर है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपके अगर है तो इसको बने रहिए, इस रिजल्ट्स के बलबूते निकलने की कोई चेष्टा ना करें, और अगर ऐड करना है तो नीचे के लेवल्स पे डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है। ऑलराइट, और प्लीज टीम भी लेके आइए, दोनों खिलाड़ियों की आज, और हेमंत की टीम लेके आइएगा। ऑटो में थोड़ा सा बताइए, आपने रियल स्टेट को टच किया, यहाँ पे फार्मा को टच किया। ऑटो स्पेस में कल मूव दिखा, 2 दिन से दिख रहा है, कोई खास ऑटो में, मिड कैप में, ऑटो एंसिलरी या फिर ऑटो या फिर बैटरी स्टॉक्स में कुछ? वीरेंद्र, देखिए इसके लिए मैं एक कॉन्टेक्स्ट लाना चाहूंगा कि जो कल प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था देश को, उसमें उन्होंने, आपने देखा होगा तो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया, और वो था कोविड को लेके उसमें किस टाइप की सुरक्षा बरतनी है, सावधानी बरतनी है। ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस है उसका एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि भाई हमारे पास विकल्प पूरे हैं, तैयार है, जब जरूरत पड़ेगी तो सही समय पे हम लोग ये भी बताएंगे। मुझे ये लग रहा है कि आप देखिए ऑटो एंसिलरी एक बहुत बड़ा एसएमई का वो है, जहां उत्पादन जो आता है वो एसएमई की वेंडराइजेशन से आता है, एसएमई के सारे इकोसिस्टम से आता है। तो जो समूह है एसएमई का, उसमें क्लस्टर में अगर आप देखें, चाहे कई मार्केट्स में, वेस्ट में आप देखिए, साउथ में चेन्नई जाइए, आप नॉर्थ में लुधियाना साइड जाइए, तो ऑटो एंसिलरी का बहुत बड़ा बोलबाला है एसएमई साइड में। अगर उसको प्रमोट करना है, उसको वापस उसमें कोई प्रोत्साहन या प्रेरित वो कोई कदम उठाने हैं, मुझे लगता है कि वो ऑटो को बढ़ावा देने के लिए कुछ करेंगे, कंजम्पशन साइड में कुछ, डिमांड साइड में कुछ करेंगे, और वो है जीएसटी का एक जिसको कहते हैं रिकैलिब्रेशन। तो अगर जीएसटी रिकैलिब्रेशन, जो काफी समय से अटकलें लग रही है कि जरूरी है, आना है, ऑलरेडी रेडी है, ये अगर अनाउंस हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि जो टू व्हीलर्स है खास करके, उसमें किस टाइप की आग लग सकती है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं हीरो, बजाज, टीवीएस ऑलरेडी अच्छी खासी बढ़त के साथ है, इसमें बिल्डअप्स अच्छे हैं, सेटअप्स अच्छे हैं। तो आई थिंक ऑटो में ये होने की वजह से आपको एंसिलराइजेशन में बहुत फायदा हो जाएगा। और गाबा जी ने जैसे भारत फौज की बात की, इसमें तो इतनी सारी चीजें चल रही हैं इसके फायदे के लिए कि ग्लोबली भी सेटअप ठीक हो रहा है, डिफेंस में भी आप आत्मनिर्भरता देख रहे हैं, नए नए आइटम्स नेगेटिव लिस्ट में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हिंदुस्तानी कंपनीज बनाने शुरू कर रही है। और जो रेलवेज का जो एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे माहौल ठीक होता है, पैसे आते हैं उनके पास, वहां भी आएगा। तो आई थिंक ऑटो एंसिलरी में बहुत गुंजाइश है। गिनी चुनी कंपनीज अगर आप देखें, सुब्रॉस ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो अगर सीवी साइकिल ऊपर चलने लगता है तो उसमें भी होता है। लेकिन इससे पहले एक रिप्लेसमेंट मार्केट जो है वो बैटरी और टायर का रहेगा। टायर और बैटरी में आपको जान पहले मिलेगी। मुझे याद है हेमंत ने एक बार हम लोग ने बात की थी, तो ये था कि सियाट ले लीजिए, आप गुडियर ले लीजिए, एमआरएफ ले लीजिए। ऑफकोर्स हर एक का फंडामेंटल्स अलग है, वैल्यूएशन अलग है, बट मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसमें से अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द ब्रेकआउट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, खास करके वो स्टॉक्स जो अभी तक चले नहीं है या थोड़े से कम चले हैं बाकी की कंपैरिजन में। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉमिसिंग स्पेस, बट ये अनाउंसमेंट की देर है। जैसे ही अनाउंसमेंट आता है इसमें ऑटो एंसिलरी में आप फड़फड़ाहट जो है वो महसूस होने लगेगी। सही कहा आपने, ऑटो एंसिलरी में फड़फड़ाहट। प्रकाश दीवान जी, आपने ये पूरा डिस्कशन सुना। आई थिंक मल्टीपल ट्रिगर्स थे आज के इस बड़े मूव के पीछे। आपको अगर एक पीएसयू बैंक पकड़ना हो दीवान साहब, और जो दीवाने खास बनने का दर्जा रखता हो, वो क्या होगा, बताएंगे कुछ आप जरा? आई थिंक पीएसयू बैंक्स में झुकाव तो सिर्फ एसबीआई पे रहता है, क्योंकि इससे अच्छी बैलेंस शीट और इतनी अच्छी क्षमता वाली कोई और बैंक है नहीं। मैं आशीष से सहमत हूं कि बीओआई में एक तरंग जरूर है जो थोड़ा आपको उसमें एक शॉर्ट टर्म में मुंह दिखा सकता है, क्योंकि इट इज प्लेइंग कैचअप। मतलब अभी चला नहीं और बीओबी चल गया, एसबीआई चल गया और इसमें बाकी है।
बट अगर फंडामेंटली किसी को लेके रखना है, और आप ये देखिए हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि जो एसबीआई के जो टुकड़े हैं, जो ओनरशिप जहां जहां है इनकी, चाहे वो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, कार्ड्स का बिजनेस हो, और इस टाइप के जो ब्रोकिंग का बिजनेस हो, इसमें जितने भी सारे सम ऑफ पार्ट्स का अगर हम आंकलन करते हैं तो ये डेफिनेटली अंडर वैल्यूड दिखता है। बट इसने इतना लोगों की पेशेंस टेस्ट की है कि लोग घबरा जाते हैं कि ये लेके फिर वापस 200 के ऊपर लेते हैं और फिर वो 200 के नीचे आ जाता है और काफी समय लगता है। बट ये कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक थ्रू जब आएगा तो मेरे ख्याल से ये आपको पीएसयू सेक्टर में से ये सबसे अच्छी चाल दिखाने की क्षमता रखता है। अदरवाइज पीएसयू शेयर्स में जो ये जेट को लेके और ये जनरली जो रेजोल्यूशन हो रहे हैं और जो इंप्रूवमेंट आ रहा है सेंटिमेंट में, उसमें थोड़े से पीछे रहेंगे। कुछ समय पहले आपको याद होगी, हमने फेडरल बैंक की बात की थी रिजल्ट से पहले एज अ शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेड कि भाई ये अगर कोई शॉर्ट टर्म में लेना चाहे तो एक फेडरल बैंक में मूव था, वो ऑलरेडी हमने देखा है 50 से 55 जो बस तो अच्छे आने की उम्मीद है। नहीं फार्मा में, लेकिन हेमंत जो नंबर्स की अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन में हमने ऑलरेडी मूव्स तो देख ही लिए, यू आर राइट। तो कहीं भी जहां पे एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस है वहां पे डिसअपॉइंटमेंट आएगी। लेकिन उसके विपरीत मुझे ये लगता है कि अगर आप सारे और ये हमने एक आशीष और मैंने और सुमित ने किया था महाकुंभ अर्निंग्स पे कुछ समय पहले, उसमें भी डिस्कस किया था कि फार्मा में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए लग रहा है, आने की उम्मीद हो रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। चाहे वो न्यूलैंड लैब्स हो, लॉरस हो, ग्रैन्यूल्स हो, ये हर एक कंपनीज में जिसमें इतनी बड़ी तेज आई हुई है बढ़त वहां पे। लेकिन सिप्ला एक ही एक एक्सेप्शन है जो मुझे लगता है कि जिसकी प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल देखिए तो इतनी बढ़िया हुई है, इतनी इंप्रूव हुई है। ऑफकोर्स ऑल टाइम हाइस पे भी घूम रहा है, उसके आसपास भी गया था ये 830 के करीब, और अभी थोड़ा वहां से नीचे आया है। इसमें एक आपको रिजल्ट्स के बलबूते एक बहुत अच्छी चाल मिल सकती है या बढ़ सकता है ये, और वो मुझे लगता है विल बी अ सेफर बेट एज कम्पेयर टू एक छोटा कोई आप फार्मा का जो है पिक ले लें। दीवाने खास स्टॉक्स लेकर प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स पे, और ये रिजल्ट सीजन अगर आप देखें क्या शानदार गुजर रहा है, आज की आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल अब तक के नतीजों के मद्देनजर या फिर आने वाले अच्छे नतीजे के मद्देनजर? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो रिजल्ट्स आ गए हैं वो तो स्टेलर रहे, मतलब बहुत ही उम्दा रहे। वहां पे हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, इस बार रेवेन्यू ग्रोथ भी आई, और कई जगह तो इंटरेस्टिंगली वाई बेसिस पे भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से रिजल्ट सीजन में जो सरप्राइज है वो प्लेजेंट है, वो पॉजिटिव है, और आगे चल के जो रिजल्ट्स कुछ आने उसमें से एक स्टॉक मैंने चुना है और वो है सिप्ला। ऑफकोर्स आज कुछ खबरें पॉजिटिव ही है, उसमें एक रेस्पिरेटरी डिजीज की जो उन्होंने पोर्टफोलियो में एक बढ़ोतरी की है, वो तो एक है ही है पॉजिटिव ट्रिगर। लेकिन मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही लाजवाब आ सकते हैं, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसमें आप देखिए जो यूएस की डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा रहती है, और इस कंपनी को वहां पे भी काफी फायदा होगा, और वहां भी काफी इंप्रूवमेंट है जो हम लोग ने पिछले क्वार्टर में नहीं देख पाए थे। सो एक आपको जिसको कहते हैं डेल्टा क्रिएट होगा, एक री रेटिंग शुरू होगी, क्योंकि हमने अभी तक देखा है फार्मा में सब छोटे छोटे नाम चले हैं, लेकिन इस बार आपको शायद हो सकता है इनमें बड़े नाम में से ये भी एक बढ़त हासिल करते हुए देखे। तो आज के लिए रिजल्ट्स के उसमें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक तो ये है, और दूसरा मुझे लगता है जो ओवरऑल चेंज रियल एस्टेट में आ रहा है, और कल आपने शाम को मेरे को लगता है सेकंड हाफ में टुवर्ड्स द क्लोजिंग आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि जिस हिसाब से चार्ट्स पे भी सब चेंज होता हुआ दिख रहा है, फंडामेंटल्स भी चेंज होते हुए दिख रहे हैं। सीमेंट कंपनीज में जो बढ़त आ रही है वो कहां से आ रही है? वो इसी एंटिसिपेशन में आ रही है कि हाउसिंग को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। मुझे लग रहा है कि इस फेस्टिव सीजन के बाद सरकार जब भी स्टिमुलस देती है या इस फेस्टिव सीजन के दरमियान भी आपको रियल एस्टेट को प्रमोट करने वाली स्टिमुलस में कहीं ना कहीं एलिमेंट दिखेगा जरूर, और उस एंटिसिपेशन में बिल्ड हो रहा है। और आज देखिए ऑफिस स्पेस का बोलबाला कितना है कि एक ब्रुकफील्ड करके जो कंपनी है बहुत बड़ी ग्लोबल, उसने सबसे बड़ी डील हिंदुस्तान के उसमें की आरएमजी बैंगलोर के एक ग्रुप में एसेट्स को बाई करके करीब 15,000 करोड़ की लागत से किया है। तो ये रियल एस्टेट का जो रिवाइवल है ये मुझे लगता है बहुत प्रॉमिसिंग होगा। तो सेंचुरी टेक्सटाइल इसमें से जो हेमंत जिसको कहते हैं क्वाजी रियल एस्टेट प्लेस जो है, उसमें से मुझे लगता है ये बहुत ही उम्दा रह सकता है। इनकी जो बिरला एस्टेट्स करके ब्रांड है इन्होंने क्रिएट किए, हाल ही में क्रिएट किए, लॉन्च किए,
उसने अब अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया है। बंबई और कल्याण और इस साइड जो इनके जो पॉकेट्स थे, पूना, कल्याण, बॉम्बे, उसको छोड़ के अब उससे परे होके इन्होंने एनसीआर में भी एक पहल की है। तो मुझे लगता है कि वहां भी इनको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और जिस सेगमेंट में ये है वो सेगमेंट एटलीस्ट अगर बिक भी जाए, थोड़ा बहुत भी माल बिक जाता है, जैसे हमने ओबरॉय में देखा, डीएलएफ में देखा, तब भी आपके जो है वो रेवेन्यू जो पीएनएल है वो इम्प्रूव होने की उसमें गुंजाइश बढ़ जाती है। तो सेंचुरी ये नतीजे कैसे आएंगे मेटल कंपनियों के? आपका फेवरेट वाला कौन सा होगा ये भी बताइए प्लीज। मेटल कंपनीज में ना मिक्स बैग है। मतलब हर एक कंपनी एक अलग जोन में अपने एक्सपेंशन के और उसके डिलीवरी के उस पे है। लेकिन जो जिस हिसाब से स्टील में प्राइस हाइक्स आए हैं और जो फेवरेबल डिमांड साइड बढ़ी है, मुझे और आपके देखिए जब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या ऑटो और ये सब जब चलते हैं तो मेटल तो चलने ही चलने हैं। तो एक कंपनी है जिसकी इंटरेस्ट की लागत ड्रामेटिकली पहले से कम हुई है और प्रोडक्शन कैपेसिटीज बहुत अच्छी बढ़ी है, वो है जिंदल स्टील एंड पावर, JSPL जिसको हम लोग कहते हैं। ऑफकोर्स FNO के बैन में होने की वजह से वहां और कोई एक्शन नहीं दिखता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उसने अभी बीच में एक हफ्ते पहले लो किया था 182 के करीब, और वहां से जिस टाइप के ये 20 रुपए की बढ़त आपने देखी है, इसका मोमेंटम जो है ये दर्शा रहा है कि इस टाइप की कंपनी जो पक्की हुई है, जो मैच्योर बिजनेस वाली है, एस्टैब्लिश्ड है, वहां पे आपको बहुत अच्छी चाल अभी भी मिल सकती है। JSPL याद रखिए।